वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की पहली किस्त बुधवार को जारी की और इस किस्त में उन्होंने जो घोषणाएं सामने रखी उनमें सबसे प्रमुख घोषणाएं एमएसएमई यानी लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगों के लिए और साथ में एनबीएफसी के लिए जो बड़ी घोषणाएं की हैं उन्होंने। इसके अलावा कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए भी उन्होंने घोषणाएं की हैं, कुछ और छिटपुट घोषणाएं भी हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणाएं रही बुधवार के किस्त में उसमें एनबीएफसी और एमएसएमई का ही नाम सबसे ऊपर है। उनके लिए ही सबसे ज्यादा घोषणाएं हुई हैं। तो इन घोषणाओं का मतलब क्या है, कितना फायदा होगा, समझने के लिए हम बात कर रहे हैं अशोक मित्तल जी से, जो प्रेस्टलोन के प्रमोटर हैं, फाउंडर हैं। अशोक जी, आपका संबंध एमएसएमई से भी बहुत ज्यादा करीब का है और एनबीएफसी तो आप खुद चला ही रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन दोनों घोषणाओं पर? सबसे पहले तो राजीव जी धन्यवाद निवेश मंथन से जुड़ने के लिए, बिकॉज मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ नॉट ओनली एमएसएमई सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं बल्कि काफी सारे मैंने देखा है फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये काफी फायदेमंद होने की संभावना है। फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये है कि काफी क्लियर टर्म्स में वित्त मंत्री ने ये बताया है कि किस किस सेक्टर में किस तरीके से पैसे का फ्लो होगा। ये जो ज्यादातर पैसा है इनफैक्ट डायरेक्ट एमएसएमई के हाथ में जा रहा है। इसका मतलब कि उनको डायरेक्टली लिक्विडिटी मिलेगी। जितने भी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, भले वो पीएफ से रिलेटेड है, उनको लोन प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है, या उनको टीडीएस में कुछ तरीके से छूट देने का है, इसका मेरे अंदाजे से इसका डायरेक्ट मीनिंग एकमात्र जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उनके हाथ में लिक्विडिटी आए, उनके हाथ में पैसा आए, ताकि वो अपने बिजनेस को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकें। जी, लेकिन एमएसएमईज के लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज सामने रखा गया है, जो कोलैटरल फ्री यानी बिना जमानत के ऑटोमेटिक लोन है, यानी उसके लिए बहुत ज्यादा कागजी खानापुरी की जरूरत नहीं है, और ये बिजनेसेस और एमएसएमईज दोनों के लिए है, लेकिन उसमें ऊपरी सीमा एक तय की गई है कि जो 100 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाले हैं सिर्फ वही ले पाएंगे, और दूसरे वो लोग ले पाएंगे जिनकी जो बकाया ऋण की राशि है, उनके ऊपर जो अभी तक बकाया ऋण हो वो 25 करोड़ रुपए तक ही हो, उससे ज्यादा नहीं हो। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उनका बकाया ऋण है उसके 20% तक ही उनको इस योजना के तहत ऋण मिलेगा। तो ये जो 20% की सीमा है, और पहली शर्त तो यही है कि उनके ऊपर पहले से ऋण होना चाहिए, यानी उन्होंने जो कर्ज ले रखा होगा उसमें जो बचा हुआ ऋण है उसका 20% तक ही उनको मिल पाएगा। तो यदि कोई एमएसएमई है ऐसा जो आज की तारीख में ऋण लेकर के नहीं बैठा हुआ है, या छोटे मोटे कुछ चलते हो तो अलग बात है, लेकिन कोई बड़ा ऋण उसने नहीं लेकर रखा है और उसे इस समय नई पूंजी की जरूरत हो, तो वो तो इस योजना से बाहर हो गया। नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं है। जो उन्होंने स्कीम अनाउंस करी है वो काफी क्लियर है। पहली बात तो ये कि जो ये लोनों की अमाउंट है, टर्नओवर की अमाउंट है, वो एक तरीके से रीअलाइंड हो जाती है। जो उन्होंने एसएमई की नई डेफिनेशन करी है, तो उसमें जो हाईएस्ट कैटेगरी है उसका 100 करोड़ का ही टर्नओवर है, तो नेचुरल सी बात है वो एमएसएमई कैटेगरी के अंदर ही आ जाएंगे। दूसरी बात है, जब आप इतना आसान शर्तों पे आसान तरीके से लोन दे रहे हैं। नहीं अशोक जी, इसमें साफ लिखा हुआ है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेस एमएसएमईज फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज अप टू 20% ऑफ एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज ऑन 29 फरवरी 2020। यानी मैं कर्ज ले रखा है पहले से, उसको ही 20% तक का नया कर्ज मिलेगा ना। जिसने पहले से कर्ज नहीं ले रखा हो वो तो बाहर हो गया ना इससे। हाँ बिल्कुल हो गया सर। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये सिंस आसान शर्तों पे मिल रहा है, तो जिसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है, जिसके पास ऑलरेडी ऋण है, उसको आप दे रहे हैं सो दैट वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करके और री एस्टेब्लिश कर सके अपने आप को, ताकि वो पहले वाला ऋण भी चुका सके। अब देखिए समस्या क्या है इस समय एसएमई की, कि उसका ऑलरेडी ऋण चल रहा है, उसका बिजनेस इस समय बंद हुआ है, तो उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए भी पैसे की जरूरत होगी। ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि काफी बैंक या एनबीएफसी कंपनीज रेजिडेंट होंगे उनको लोन देने के लिए। इनफैक्ट अगर आप पहले देखेंगे तो जब आरबीआई की फर्स्ट गाइडलाइंस आई थी, उसके बाद में मैंने पढ़ा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आया था, जिसमें उन्होंने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को 10% उनकी जो लिमिट थी
जो आउटस्टैंडिंग था उसका 10% एडिशनल लोन 7.5% पे दिया था मेरे ख्याल से। और फिर उसके बाद में काफी दूसरे पीएसयू बैंक थे, उन्होंने भी सेम स्कीम लॉन्च करी थी। मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट का पॉइंट ये है कि सबसे पहले जिनका क्रेडिट हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने कहीं से लोन लिया हुआ है, तो बैंकों को या एनबीएफसी कंपनी को उनके बारे में कोई नए नए सिरे से दोबारा कोई डेटा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, तो उनको लोन देना आसान है। तो उनको एक बार करंट आउटस्टैंडिंग का 20% दे दिया जाए ताकि उनको बहुत आसानी रहे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिन्होंने पहले कोई लोन नहीं लिया वो लोन नहीं ले पाएंगे। वो लोन ले पाएंगे, नॉर्मल कोर्स में ले पाएंगे कि उनके फाइनेंशियल्स, डेटा, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, सारी चीजों का एनालिसिस होगा, क्रेडिट अंडरराइटिंग होगी, और उसके बाद वो नॉर्मल कोर्स में बैंक से, एनबीएफसी से लोन ले पाएंगे। जी, लेकिन जो उनको ये इस लोन योजना आसान से वो आसान लाभ नहीं शर्तों मिलेगा पे ना, है, क्योंकि इसमें मोरिटोरियम के साथ है, इसलिए उन्होंने इसको ये 20% कैप किया हुआ है। जी अशोक जी, इसमें इंटरेस्ट टू बी कैप्ड है, यानी इंटरेस्ट कम रखा जाएगा सामान्य कर्ज से। तो कम से कम इस योजना का लाभ तो वो नहीं उठा पाएंगे ना, ये उन्हें आवेदन करेंगे, नए सिरे से लोन सैंक्शन कराएंगे, इस योजना से तो बाहर रहेंगे। हाँ, इस योजना से बाहर रहेंगे, पर सर एक बात समझिए कि और ये मेरे ख्याल से एमएसएमई सेक्टर को भी समझने की जरूरत है कि जिस आदमी ने कोई क्रेडिट लिया हुआ नहीं होगा, उसको और पैसा देना या कुछ भी पैसा देना, इट विल टेक सम टाइम कि वो बैंक उसकी एनालिसिस करेगा, पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस या अल्टरनेट डेटा कलेक्ट करके उसके बारे में जाना जाएगा और फिर उसको कोई लोन दिया जाएगा। तो जिसने कोई लोन नहीं लिया उसको हम एनटीसी बोलते हैं, न्यू टू क्रेडिट। तो न्यू टू क्रेडिट को लोन देने में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा रहता है, जबकि इनका एफर्ट करंटली जो टारगेट है वो ये कि जिसका ऑलरेडी बिजनेस है, लोन है, उसको जल्दी से मिल सके। जी, इसके अलावा एक 20,000 करोड़ रुपए की अलग से योजना रखी गई है जो सबऑर्डिनेट डेट के लिए है और ऐसे एमएसएमईज के लिए है जिनका लोन पहले ही स्ट्रेस्ड हो चुका है। इस योजना से किन लोगों को फायदा मिलेगा, किस हद तक उन्हें सहारा मिल पाएगा इससे? मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च करी गई है। देखिए, एमएसएमई को सबसे बड़ा इशू क्या आता है? लीवरेज का इशू आता है। मान लीजिए आपकी जितनी भी कैपिटल है, उस कैपिटल के बेस पे एक मल्टीप्लायर लगा के ही आप लीवरेज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स। तो अगर किसी के पास में 1 करोड़ रुपए है तो वो 3 करोड़ रुपए का ही लोन ले पाएगा। इस करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर वो नई कैपिटल इन्फ्यूज करना चाहे बिजनेस में और वो कैपिटल बाहर से रेज करना चाहे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सबऑर्डिनेट डेट के केस में क्या होता है कि वो टीयर 2 कैपिटल कहलाती है, जो मेरे ख्याल से बेस कैपिटल का 50% के आसपास हो सकता है। तो अगर वो, या इक्वल भी हो सकता है, तो अगर वो पैसा ऐड कर देंगे तो उनका कैपिटल बेस बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए कैपिटल बेस ऐड करा, तो इसका मतलब वो उसके ऊपर 3 करोड़ रुपए डेट भी रेज कर पाएगा, विच मीन्स उसको 3 गुना लीवरेज और मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा? उसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, कैपिटल जो उनके पास आ रही है वो लंबे समय तक आएगी, और वो उसके ऊपर दोबारा कर्ज भी ले पाएंगे बैंकों से या एनबीएफसी कंपनी से। आई थिंक दैट इज ए वेरी गुड स्टेप, बट सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि सबऑर्डिनेट डेट है, सब डेट है, जी, इसको हम टीयर 2 कैपिटल भी कहते हैं। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी है कि एमएसएमईज की परिभाषा बदली गई है और उसमें जो स्मॉल, मीडियम, इन सब के लिए जो पहले से क्राइटेरिया थे उनको बदल दिया गया है, माइक्रो के लिए भी। तो इस बदलाव से तुरंत फायदा क्या मिलने वाला है? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो आयुर्वेदिक दवाई की तरह है और जो आज की तारीख में बीमार है उसे आज तुरंत इससे क्या राहत मिलने वाली है? आई थिंक ये जो इमीडिएट लिक्विडिटी के हिसाब से अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि ये जो एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज करने की बात है और जो डिमांड है वो काफी समय से चल रही थी। मैंने काफी सारे अलग प्रोग्राम्स या कॉन्फ्रेंसेज में ये डिस्कशन होते हुए सुना है, देखा है, पार्टिसिपेट किया है। इसका एक कारण ये था कि जैसे जैसे आपकी टर्नओवर बढ़ जाती है तो आप एसएमई की कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट के वो प्लान या स्कीम जिसके अंदर सिर्फ एसएमई को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाते थे, तो उनका जो ग्रोथ था वो काफी लिमिटेड था। दूसरी बात ये थी कि काफी दूसरे देशों में ये जो एसएमई की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं बल्कि टर्नओवर को भी कंसीडर किया जाता है, तो उन्होंने टर्नओवर को भी कंसीडर कर लिया है। तीसरी बात, जो ये कल प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण था उसमें उन्होंने जो बात बहुत बार बार कही, आत्मनिर्भरता की ओर जाना है, तो उनका मुख्य उद्देश्य ये कि एसएमईज को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। ये डेफिनेशन होने से क्या होगा कि आप एसएमई की डेफिनेशन से बाहर नहीं जा पाएंगे, तो वो उस आत्मनिर्भरता वाले जो पूरा प्लान है उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। दूसरी बात, एमएसएमई में भी एम है, माइक्रो, फिर स्मॉल और फिर मीडियम। तो माइक्रो में काफी सारे लोग आ पाएंगे। जो माइक्रो सेगमेंट है वो करीब करीब मेरे ख्याल से 95% ऑफ टोटल एसएमई सेगमेंट का है।
तो वो काफी सारे लोग इसके अंदर बने रहेंगे, जिससे उनको जितनी भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, खासतौर पे माइक्रो के लिए समझो, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी बेनिफिट एसएमई को मिल रहे हैं, जो कुछ लोग उससे बाहर हो जाते हैं वो बाहर नहीं होंगे, उनको ये बेनिफिट अभी मिल पाएगा। जी, एमएसएमईज को ज्यादा धंधा मिल सके, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सके, इसके लिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा जो है वो ये है कि 200 करोड़ रुपए तक के जितने सरकारी ऑर्डर होंगे, जितने ठेके होंगे, उनके लिए ग्लोबल टेंडर नहीं लाया जाएगा। तो इसका जी। आप कितना बड़ा फायदा देखते हैं? और जो पूरा एक सरकारी खरीद का मामला है या सरकारी ठेकों का मामला है, उसमें इस तरह के, इस साइज के जो ठेके हैं, उनकी हिस्सेदारी कितनी आप आंकते हैं? देखिए, अगर आप एसएमई की नई वाली डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उससे 5 गुना टर्नओवर माना गया है। तो 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर। इसका मतलब 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर है तो कोई भी ठेका जो होगा, मान लीजिए 100 करोड़ तक का, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, नॉर्मली एसएमई ऐसे एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर काम नहीं कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि काफी कुछ बिजनेस जो है इस 200 करोड़ रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट का, वो पूरा का पूरा एसएमईज में जाने की संभावना है। इसके अंदर भी आई थिंक फर्दर गाइडलाइंस हैं, जिसमें कि कितनी अमाउंट तक वो लोग बिड कर सकते हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट को बिड कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादा एसएमई एंटिटीज जो हैं वो अभी बिड कर पाएंगे। अगर आपके एनबीएफसी सेगमेंट के लिए हम बात करें, तो वहां पर जी। आपको कितनी राहत मिली है? क्योंकि दो अलग अलग स्कीमें लाई गई हैं, एक 30,000 करोड़ की, एक 45,000 करोड़ रुपए की। इन दोनों जी। से एनबीएफसी को कितना फायदा मिलना है? हालांकि साथ में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी हैं, माइक्रो फाइनेंस हाँ जी। इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो भी इसी में शामिल हैं। तो इन तीनों श्रेणियों में जो आ रहे हैं लेंडर, उनके लिए ये लिक्विडिटी कितनी मायने रखेगी? लिक्विडिटी बहुत मायने रखती है। अगर हम पहले वाली आरबीआई की अनाउंसमेंट्स को देखें, जिसमें TLTRO1, उसके बाद में TLTRO2 अनाउंस हुआ था, तो 1 और 2 में मेजर डिफरेंस ये था कि TLTRO2 में ये भी डिफाइन कर दिया गया था कि कौन कितना पैसा, कितने परसेंट पैसा किस प्रकार की एनबीएफसी कंपनीज में जाएगा। तो जो ये 30,000 करोड़ की प्लानिंग है, स्कीम है, उसमें जो मेजर चेंज है कि जो इन्वेस्टमेंट की वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप के पेपर्स में हो सकती है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट इशुएंस होगा, जो रनिंग इशुएंस है उनको भी उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो जिससे फर्दर लिक्विडिटी ईज आउट होगी मार्केट के अंदर और नया पैसा मिलने की संभावना एनबीएफसी कंपनी को रहेगी। इसमें सिर्फ इतने है कि वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड पेपर होना चाहिए, और सिंस वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर 100% गारंटी दे रही है। अब अगर जो दूसरा देखेंगे 45,000 करोड़ रुपए की जो लिक्विडिटी स्कीम है, मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि ये लिक्विडिटी का इश्यू नहीं है। बैंकों के पास में पैसा है, मार्केट में भी पैसा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंक्स काफी पैसा रखते रहे हैं इनफैक्ट। तो ये क्रेडिट का इश्यू है। तो जो ये 45,000 करोड़ की पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम अनाउंस करी है, उसमें अगर देखेंगे तो मेजर पॉइंट ये है कि प्राइमरी इशू जो होंगे बॉन्ड वगैरह के, उसमें नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट ग्रेड बट डबल ए से नीचे वाले पेपर या अनरेटेड पेपर में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आई थिंक ये लिक्विडिटी नहीं, ये क्रेडिट इशू है जो कि गवर्नमेंट ने समझ के और एड्रेस किया है। इसका मतलब वो एनबीएफसी कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एमएफआईज जो लो रेटेड हैं, डबल ए से नीचे रेटेड हैं, ट्रिपल बी माइनस, ट्रिपल बी प्लस, जहां पे लोग नॉर्मली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और वहां पे भी 20% जो गवर्नमेंट एफएलडीजी दे रही है, मेरे ख्याल से वो काफी, बिकॉज जनरली जो ये रिस्क परसीव किया जा रहा है बिटवीन 5 to 10% ही माना जाता है, तो मेरे ख्याल से 20% का रिस्क लेके काफी कंफर्ट रहेगा जो लोग ये पेपर बाय करेंगे। तो ये क्रेडिट के परस्पेक्टिव से मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है, जहां पे इट इज नॉट ओनली मनी बीइंग प्रोवाइडेड, बट ये भी कि अगर आपका रेटिंग कंपैरेटिवली लो है या अनरेटेड पेपर भी है, तो उसमें भी सब्सक्रिप्शन हो सकेगा। मैं समझता हूं कि जो मिड्स, जैसे एक एमएसएमई सेक्टर का गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला, वैसे ही मिड और स्मॉल साइज एनबीएफसी कंपनीज के लिए ये बहुत ही प्रोत्साहन पूर्वक रहेगा। ये मान के चलिए कि ज्यादातर जो एनबीएफसी कंपनीज हैं इस सेक्टर में, वो एमएसएमई को ही फंड कर रही होती हैं। और जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा, एनबीएफसी कंपनीज काफी सारे एनटीसी, न्यू टू क्रेडिट लोगों को भी लोन देती हैं, जिनको नॉर्मली लोन अभी तक नहीं मिला होता। तो अगर वो डेट रेज कर पाएंगे, तो वो ऐसे लोगों को भी लोन दे पाएंगे जो पहली वाली स्कीम में जो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 45,000 करोड़ रुपए वाला जो प्लान है, वो मेरे व्यू में सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग
सबसे ज्यादा सहायता करने वाला प्लान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स।